कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को अपने पूरे जीवन में कई कठिन समय का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक वकील के रूप में अपनी नौकरी खो दी और उन्हें कई व्यवसायों से निपटना पड़ा जो सफल नहीं हुए। जब वे 65 वर्ष के हुए, एक ऐसी उम्र जब अधिकांश लोग धीमा होने एवं सेवानिवृत्त होने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब उन्होंने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उन्हें अपनी तली हुई चिकन रेसिपी पर इतना विश्वास था कि वह सड़क पर उतरे और एक शहर से दूसरे शहर, रेस्तरां से रेस्तरां तक यात्रा की और मालिकों को अपनी रेसिपी का उपयोग करने के लिए मनाने की कोशिश की। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। कर्नल सैंडर्स को केवल कुछ ही बार नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से 1009 बार अस्वीकार किया गया। हालांकि उन्होंने इन अस्वीकृतियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वह अपने नुस्खे में विश्वास और सफल होने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक रेस्तरां मालिक मिला जो उनकी चिकन रेसिपी को एक मौका देने के लिए सहमत हो गया। इस क्षण ने उस चीज की शुरुआत को चिन्हित किया जो अंततः केंटुकी फ्राइड चिकन KFC बन गई, जो दुनिया की सबसे सफल फास्ट फूड श्रृंखलाओं में से एक थी। कर्नल सैंडर्स की सफलता रातों रात नहीं मिली। इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और उनका खुद पर अटूट विश्वास था। 70 वर्ष की आयु तक आते आते वह करोड़पति बन गए। उनकी कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से सफलता मिल सकती है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, यह हमें सिखाता है कि अनगिनत असफलताओं का सामना करने के बाद भी यदि आप आगे बढ़ते रहे और जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें, तो आप महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी कहानी है JK राउलिंग की। JK राउलिंग हैरी पॉटर सीरीज की मशहूर लेखिका को अपने करियर की शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक अकेली माँ थी जो कल्याण पर निर्भर रहते हुए गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनका निजी जीवन भी उथल पुथल से भरा हुआ था क्योंकि वह एक कठिन और दर्दनाक तलाक से गुजर रही थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद राउलिंग का एक सपना और एक कहानी थी जिस पर वह गहराई से विश्वास रखती थी। हालांकि जब उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने की कोशिश की तो उन्हें एक के बाद कई अस्वीकृतियां मिलती रहीं। कई प्रकाशकों ने उनसे कहा कि उनका विचार विपणन योग्य नहीं है और सफल नहीं होगा। लेकिन राउलिंग ने इन असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपनी कहानी में जुनून और विश्वास से प्रेरित होकर के लिखती रहीं। उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब हैरी पॉटर श्रृंखला को अंततः एक प्रकाशक मिल गया। किताबें एक वैश्विक घटना बन गईं, लाखों प्रतियां बिकीं और सभी उम्र के पाठकों को इस पुस्तक ने आकर्षित किया। JK राउलिंग संघर्षरत लेखिका से अरबपति लेखिका बन गईं, लेकिन उनकी यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उनकी यह यात्रा इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे अपनी दृष्टि पर कायम रहने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से अविश्वसनीय सफलता हासिल की जा सकती है। उस समय भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं, उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अस्वीकृति के सामने दृढ़ता से आपके सपने साकार हो सकते हैं। और तीसरी कहानी जुड़ी हुई है माइकल जॉर्डन से। माइकल जॉर्डन, जो अब सर्वकालिक महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, को अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान एक उल्लेखनीय चुनौती का सामना करना पड़ा। एक किशोर के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टीम के लिए प्रयास किया, लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। यह प्रारंभिक अस्वीकृति एक महत्वपूर्ण झटका थी, खासकर खेल के प्रति इतना गहरा जुनून रखने वाले व्यक्ति के लिए। जॉर्डन ने इस झटके को हार के रूप में स्वीकार करने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस प्रारंभिक विफलता को अपने भविष्य को वे परिभाषित नहीं करने देंगे। इसके बजाय उन्होंने खुद को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए इस अस्वीकृति को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने अभ्यास के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए, अपने खेल के हर पहलू पर गहन ध्यान दिया और समर्पण के साथ अपना काम किया। इस कड़ी मेहनत और लगन का भरपूर फल मिला। जॉर्डन NBA पर हावी हो गए, नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी,
अपनी टीम को 6 चैंपियनशिप तक पहुंचाए और खेल के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक के रूप में ख्यात अर्जित की और उनकी संपत्ति भी करोड़ों नहीं अरबों में पहुंच गई। उनकी यह कहानी दिखाती है कि जो चीज़ असफलता जैसी लग सकती है वह सही दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ असाधारण सफलता हासिल करने की सीढ़ी बन सकती है। जॉर्डन की यह यात्रा दर्शाती है कि लचीलेपन और कड़ी मेहनत के माध्यम से असफलताओं को महानता के अवसर में बदला जा सकता है। और चौथा प्रसंग है जापान का। जापान में लोगों को ताज़ी मछलियाँ पसंद हैं, लेकिन कई वर्षों से जापान के पास के पानी में मछलियाँ कम हो गई हैं। मछुआरों को पर्याप्त मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र से दूर जाना पड़ता था और जैसे जैसे उनकी यात्राएं लंबी होती जाती थी, उनके लौटने तक मछलियाँ अपनी ताजगी खो देती थीं। इसे हल करने के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनियां अपने नावों पर फ्रीजर लगवाने लगीं। वे समुद्र में रहते हुए भी मछलियों को ताज़ा रख सकते थे, जिससे वे अधिक समय तक बाहर रह सकें। हालांकि जापानियों को फ्रीजर में जमी हुई मछलियां उतनी ताज़ी नहीं लगीं और उनकी कीमत भी कम होने लगी। इसके बाद वे इसे हल करने के लिए कंपनियों ने अपनी नावों में फ्रिज के स्थान पे टैंक को रखने का प्रयास किया। अब टैंक में मछलियों को भर भर लाने की कोशिश की गई, लेकिन भरे हुए टैंक में मछलियां ज़्यादा हिल डुल नहीं पाती थीं, जिससे वे जीवित तो रहती थीं, लेकिन उनके अंदर वह ताजगी नहीं रह जाती थी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त घूमने का उचित अवसर नहीं मिलता था। इसके बाद इसे हल करने के लिए कंपनियों ने अंततः टैंकों में एक छोटी शार्क मछली को छोड़ने का निर्णय लिया। शार्क मछलियों को खाने के लिए उनका पीछा करती थी, जिससे वे मछलियां सक्रिय और सतर्क रहती थी। हालांकि शार्क कुछ मछलियां खा भी लेती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिकांश मछलियां ताज़ी और ऊर्जावान अवस्था में जापान पहुंचती थी, जो लोगों को बहुत पसंद आती थीं। इस कहानी का सार यह है कि चुनौतियां हमें व्यस्त और प्रेरित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जिस तरह शार्क ने चुनौती देकर मछली को तरोताजा रखा, उसी तरह नई समस्याओं और बाधाओं का सामना करने से हम उत्साहित हो सकते हैं और आत्मसंतुष्टि से बच सकते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने से हमें सक्रिय, प्रेरित रहने में मदद मिलती है और जीवन को निराश और बेकार होने से बचाया जा सकता है। और दोस्तों, तीसरा प्रसंग है कुछ दोस्तों का। एक दिन दोस्तों का समूह अपने पुराने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से मिलने गया। प्रोफेसर के साथ आलोचना करते करते उनकी बातचीत जल्द ही अपनी बुरी स्थितियों के बारे में शिकायतों में बदल गई और हर कोई जीवन में तनाव और असफलता के बारे में बात करने लगा। यह सुनकर प्रोफेसर ने उनसे कहा कि वह कॉफ़ी पेश करेंगे और वे रसोई के अंदर चले गए। वह तरह तरह के कपों में कॉफ़ी लेकर रसोई से बाहर आए। कांच के कप, क्रिस्टल के कप, चमकते हुए कप, कुछ सादे दिखने वाले और कुछ साधारण और कुछ बहुत ही महंगे। जब उन सबके हाथ में प्याला था, तब प्रोफेसर ने कहा, आप लोग ध्यान दें, आप लोग सामान्य कपों को पीछे छोड़कर सभी अच्छे दिखने वाले और महंगे कप को पहले ले लिए। आप में से हर कोई सर्वश्रेष्ठ कप चाहता था और यही तनाव और असफलता का स्रोत है। आप वास्तव में क्या चाहते थे? कॉफ़ी, कप नहीं चाहते थे, लेकिन आप फिर भी सर्वश्रेष्ठ कप के लिए गए। अगर जिंदगी कॉफ़ी है, फिर नौकरी, पैसा, रुतबा और प्यार आदि कप हैं। वे जीवन को धारण करने और सहायता करने के उपकरण मात्र हैं। कृपया कपों को अपने ऊपर हावी न होने दें और कॉफ़ी का आनंद लें। दोस्तों, यही हमारे जीवन में होता है कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बार हम उस पर ध्यान नहीं दे करके अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कोशिश करें जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह जो प्रसंग, 3 कहानियाँ और 2 प्रसंग आपको बताए गए, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। और ऐसे अन्य प्रसंग भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, जिनको देख करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समृद्धशाली बना करके अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांव वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज पहली बार वीरपुर गांव में अस्पताल का उद्घाटन होने जा रहा था। इस गांव में लगभग सारी सुविधाएं तो उपलब्ध हो गई हैं,
पर एक अस्पताल की आज भी कमी थी, वह भी आज पूरी होने जा रही है। डॉक्टर भी कोई ऐसा वैसा झोला छाप नहीं, विदेश से पढ़ाई करके आ रहा है। गांव वालों के दिलों में बस एक ही दुआ थी कि चलो अब किसी की मृत्यु यहाँ डॉक्टर के ना होने से तो नहीं होगी। बीरपुर गांव में ना जाने कितनों की सांसें रुक गईं, बीमारी में तुरंत इलाज ना होने की वजह से। रोते बिलखते परिजनों को यहाँ प्रतिदिन देखा जाता है। जितने खुश गांव वाले थे, उससे ज़्यादा खुश आज आशीष की माँ रूपवती जी और पिता श्यामलाल थे। खुशी जाहिर करते हुए रूपवती जी श्यामलाल से कहती हैं, आज कितनी खुशी का दिन है, आज हमारे बेटे का भी मुंबई में ज्वाइनिंग है और हमारे गांव में भी अस्पताल खुलने जा रहा है। अब हमें इलाज के लिए कहीं दूर शहर में नहीं जाना पड़ेगा। सुना है कि डॉक्टर भी हमारे बेटा आशीष की तरह ही विदेश से पढ़ाई करके आया है। चलो आज देखते हैं डॉक्टर साहब को। सच में डॉक्टर भी किस्मत वाले ही बनते हैं, उन्हें दूसरों की सेवा करने का मौका जो मिल जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अपने गांव वालों का इलाज भी वो मुफ्त में करेगा। मेरी तो इच्छा हो रही है उसे देखने की। बाहर सब बोल रहे हैं कि दिन ढलते ही आ जाएगा। आज पूरे गांव को सजता देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। रूपवती की बातें सुनते सुनते श्यामलाल को अपने पिता की याद आ जाती है। सोचते हैं काश गांव में अस्पताल का निर्माण बहुत पहले हो गया होता तो पिताजी आज हमारे साथ होते। सोचते सोचते उनकी आंखें डबडबा गईं। पत्नी रूपवती से कहते हैं कि चाहे कितना भी दुख सहे हमने, अपने पेट काटे पर बेटे को डॉक्टर बनाकर बड़ा ही नेक काम किया है। आज वो भी दूसरों की जान बचाएगा, हजारों दुआएं मिलेंगी उसे। बस आज के दिन हम उसके साथ नहीं हैं, इसलिए मन कचोट रहा है मेरा। कितना अच्छा लगेगा वो डॉक्टर का पोशाक पहनकर लोगों का इलाज करेगा। आज के दिन हम भी उसके साथ होते, पर सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो भी जहाज से, हम अनपढ़ लोग अकेले कैसे जाएंगे। बोलते बोलते श्यामलाल जी को हंसी आ गई। आशीष की मेहनत और तपस्या का फल आज मिल ही गया। अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर को लिए आशीष सोचता है कि अब बीरपुर गांव में अस्पताल ना होने की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी। आज भी मुझे याद है अपने दादाजी का चेहरा। पापा किस कदर लाचार थे इलाज ना होने की वजह से। वो चिल्लाए, चीखे और चुप हो गए, क्योंकि जब गांव में कोई डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं था तो इलाज कौन करता। पर मुझे आज भी याद है वो दिन, इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया था और मेरा निर्णय था कि मैं अपने गांव में ही डॉक्टर बनकर जाऊं। सालों बाद मेरे कदम मेरे गांव में पड़ेंगे। माँ पिताजी के लिए तो ये सरप्राइज रहेगा ही। मैं उन्हीं के पास अपने ही गांव जा रहा हूं। उन्हें तो यही पता है कि आज मेरी मुंबई में ज्वाइनिंग है, क्योंकि उनका सपना था मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़े शहर में रहूं। खैर ये बातें तो बात की हैं। डॉक्टर के स्वागत की तैयारी अब पूरी हो चुकी थी। हर जगह फूलों का गुच्छा दिख रहा था, कहीं पूरियां तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। पूरे गांव को न्योता मिला था भोजन करने के लिए। अस्पताल को और डॉक्टर को देखने के लिए लोगों का तांता लग चुका था। ढोल नगाड़े के साथ आशीष की गाड़ी आ रही थी। पूरा गांव पीछे पीछे चल रहा था। आशीष बहुत छोटा था, तभी वो गांव से दूर पढ़ने के लिए चला गया था, इसीलिए गांव में आशीष को कोई नहीं पहचान पाता है। आशीष गांव आते ही सबसे पहले अपने घर जाता है। आशीष को देखकर रूपवती जी और श्यामलाल जी भौचक्का रह जाते हैं। बेटा तू यहाँ गांव में, अभी तू तो मुंबई में था ना। हाँ माँ पिताजी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अस्पताल के सामने डॉक्टर यानी आशीष का इंतजार हो रहा था। फीता काट कर उद्घाटन करने के लिए आशीष अपने पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। ये शुभ अवसर आशीष अपने पिता को देते हुए कहता है, पिताजी मैं ही हूँ इस बीरपुर गांव का डॉक्टर, मैंने ही ये अस्पताल बनवाए हैं। आपको याद है दादाजी आज हमारे साथ नहीं हैं, तो इसलिए कि उनका समय पर इलाज नहीं हो सका था। मुझे अभी भी याद है आपका वो चेहरा, कितने लाचार दिख रहे थे आप। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, तब मैं कुछ नहीं कर सका था, पर अब मैं अपने बच्चों को या किसी के भी बच्चों को किसी बीमारी की वजह से अपने दादाजी को खोने नहीं दूंगा। चलिए पिताजी आगे आइए और फीता काटकर शुभ काम का शुभारंभ कीजिए।